काइंडली आखिरी दफा कंफर्म करें स्क्रीन ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। आफ्ताब ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी टैक्सेशन की स्टडी में स्टेज 2 तक पहुंच चुके हैं। स्टेज 2 में हम सीखेंगे सबसे पहले आज के दिन हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम नहीं बोला, टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम तो आगे आने वाली पूरे के पूरे कोर्स को कहेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। आफ्ताब ठीक है बेटा, मैं चेक कर लेता हूं, अगर क्लास के एंड पे भी तुम पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल रहूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ फाउंडेशन बनाएंगे, कुछ बेसिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद एक पूरा फार्मूला मैं आपके साथ एक्सेल पे बनाता जाऊंगा, आप नोट करते जाओगे और उस पे इंशाल्लाह आज ही एक दो कैलकुलेशन भी कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चले भाई बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बच्चों हम आते हैं इनकम पे। इनकम पे मैं अभी माइंड मैप भी दूंगा, कनेक्शंस भी बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट की लिंकेजेस भी दूंगा, मगर उससे पहले इनकम टैक्स इनकम पे है, बताएं इनकम्स के नाम। मौलवी साहब, प्रॉफिट देखो ना, प्रॉफिट। इंटरेस्ट को मौलवी साहब प्रॉफिट बोल रहे हैं। इनकम टैक्स में तुझे पता है प्रॉफिट ऑन डेट, अब मैं डेट बोलूं, प्रॉफिट वो जो डेट पे गया हूं। इंटरेस्ट को प्रॉफिट ऑन डेट बोलते हैं, डीईबीटी वाला डेट, राइट, डीईबीटी। तो इंटरेस्ट का नाम प्रॉफिट भी है। अच्छा, और इसके अलावा और इनकम, वाह वाह, समझ गया होगा यार, तू अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, चीटिंग किए जा रहा है। बस यही एक है जो मैंने चीज दी है। और बताओ ना, और भी तो कुछ है कि नहीं है, देखता हूँ। हाँ, क्या ये इनकम के सोर्सेस हैं, मुझे इनकम के नाम बताओ जी बेटा। कैपिटल गेन और रेंट और सैलरी, यस, जिससे हम लोग जिंदा हैं। और ये सोर्स रेंट इनकम, आफ्ताब ठीक है। और प्रॉफिट क्या होता है यार, सही है, बिल्कुल ठीक है। और कमीशन, यस, वेजेस, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा देखिए, अब ये वेरियस किस्म की इनकम्स हैं जो लोग कमाते हैं, करेक्ट। अच्छा जी, अगर मैं चेट टीटी से पूछता हूँ, चेट जीपीटी से नहीं, चेट टीटी बता इनकम क्या है। अब इनकम शुरू हो गया, चेट टीटी नहीं आ रहा, खैर है की फर्क पैदा है, कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए नहीं है। अब पढ़, अब पढ़, अब पढ़ भाई। ये अगर इनकम्स को जाओ तो ये सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरीके से कैपिटल गेन, रेंटल इनकम, पेंशन, बिजनेस इनकम, रॉयल्टी, कमीशन, टिप्स। अच्छा, इसके अंदर इतनी सारी इनकम्स हैं कि अगर ये तो मैंने सैंपल दिया है आपको, अगर इनकम्स की लिस्ट बनाने पे आए, हर किस्म की इनकम को सेपरेटली रिकॉर्ड करें तो गए। और सोचो अगर किसी के पास इतने सारी इनकम के सोर्सेज हों, जस्ट इमेजिन के अगर इतनी इनकम्स मेरे पास होती, और जो शायद हैं, हु नोस क्या है, कुछ भी तो नहीं सकते क्योंकि मैं बताऊंगा भी तो नहीं। भाईजान, इनकम के सोर्सेज में एक मेरे पास ऐसा सोर्स है जो तुम लोगों के पास नहीं है, और वो है इनकम फ्रॉम हिडन सोर्सेज। मतलब समझा करो, जो मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। देखो, अगर सोचो इतनी सारी इनकम्स, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा पता है। मेरे पास अगर इतनी इनकम्स हो जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और एक यार कमाल की बात याद आ गई, वाह। अब सुनो, एक दफा मुझे मिला बोनस सरकार की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद उन सरकारी अफसरान में मैं शामिल होता हूं जो काम करते हैं,
ओके, तो सरकार ने मुझे बड़ा अच्छा बोनस दिया। मुझसे गलती जो हो गई कि मैंने घर पे बीवी को बता दिया, गलती हो गई उस दिन, जज्बाती हो गया था। अच्छा देखो ना, गलती भी इस वजह से नहीं हुई, साबित करने के लिए कि देखो जी आपका जो, मैंने अपनी बीवी को बोलना था, आपका मियाँ बड़ा लायक इंसान है जिसकी बाहर इतनी इज्जत है, इस चक्कर में उसको बता दिया मुझे इतना बोनस मिला है। बेटा वो बोनस था हो गया था, ठीक है। अब उसने कहा जी अच्छा ये आप क्या करेंगे इसका, ये तो मेरा है। ओके, अच्छा ठीक है जी, मेरे अकाउंट में पड़ा है ना, मेरे अकाउंट में पड़ा है, नहीं आप जाया कर दोगे, मैं सेविंग करूंगी। अच्छा रखो। उसके अकाउंट में डालने के लिए चेक काटा। अब केवाईसी, ये कमीने बैंक वाले, नो योर कस्टमर, एक तो ऑलरेडी बेचारा जला हुआ, ऊपर से और जलाने के लिए कॉल आ गई, आपको, अच्छा जी तारिक तुझे, मेरी वाइफ का नाम साइमा है। साइमा कौन है? यार बीवी है। आप इसको इतने पैसे क्यों दे रहे हो? मैंने कहा दे नहीं रहा, छीन चुके हैं यार, मतलब छीन चुके हैं एक तो बेटा पता है ना, इसीलिए मैंने चालाकी की। अगली दफा मैंने ऑफिस को कहा 2 चेक दे दो। समझ गए, समझ गए, समझ गए। एक बताने का और दूसरा छुपाने का। आई अकल? अकल आई कि नहीं आई? सीख लो बच्चों, ठीक है। बेटा अगर इतने सोर्सेस हो ना मेरे, तो मेरा रिएक्शन पता है क्या होगा? ये ये ठीक है, मतलब अगर इतने सारे सोर्सेज हों, इन सोर्सेज को अगर हम देखें तो टैक्स कैसे लगेगा? मैनेजेबल करने के लिए, मैनेज करने के लिए टैक्स ने सारे सोर्सेज की इनकम को, हर किस्म की इनकम को क्या किया? क्लासिफाई कर दिया इनटू, किसमें? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, या 5 हेड्स ऑफ इनकम। ऑनलाइन बेटा क्लियर है चीजें? ऑनलाइन कंफर्म करो। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है? 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं, 5 हेड्स ऑफ इनकम का मतलब बेटा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ऑनलाइन वालों? वीडियो नजर आ रही है बेटा? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। एवरीथिंग इज ओके, जल्दी जल्दी कंफर्म करो बेटा। ईशल एवरीथिंग इज ओके, वीडियो नजर आ रही है बेटा? ओके बेटा, 5 हेड्स ऑफ इनकम, राइट? क्या है? 5 व्हाट? हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स क्या है? 5 हेड्स हैं बेसिकली 5 क्लासिफिकेशंस ऑफ इनकम, 5 ग्रुप्स ऑफ इनकम। अब 5 कैटेगरीज में सारी की सारी इनकम्स को क्लासिफाई कर दिया गया। अब हमें आज समझना है हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, बट वो कैलकुलेट कैसे होती है, उसकी शुरुआत यहां से होती है। पॉइंट नंबर 1 अगर कोई लिखना चाहे तो जरूर लिखे। पॉइंट नंबर 1, इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। लिखो भाई, इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। और वो 5 हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहले आता है सैलरी। लिखो भाई ऑनलाइन वालों, सैलरी। ये है एम्प्लॉयमेंट इनकम। ये क्या इनकम है? एम्प्लॉयमेंट इनकम। ये वो इनकम है जो एम्प्लॉइज कमाते हैं, ठीक है। मेहनत मजदूरी से जो इनकम कमाई जाती है वो सैलरी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम है, एम्प्लॉइज कमाते हैं, राइट। इसके बाद नंबर 2 पे आती है सेकंड इनकम। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो हमारे लिए है वो कहलाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखो आगे का ये सारा कोर्स है, एक एक जुमले पे इक्तफा कर रहा हूं, एक एक जुमला बोल के आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आगे जाएंगे तो इनको पढ़ेंगे ना, आज थोड़ी पढ़ रहे। भाई सैलरी क्या है? एम्प्लॉयमेंट इनकम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है? ये है रेंटल इनकम। मगर रेंटल इनकम किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। किसकी? रेंटल इनकम कहां से आएगी? मगर फर्दर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसी पे तो हम पढ़ेंगे ना। वो टॉपिक यार, टॉपिक नहीं चैप्टर है ये। आई कैप की बुक का एक एक चैप्टर बन जाएगा ये टॉपिक्स, इतने बड़े, ठीक है। सेकंड क्या हो गया बेटा बताओ? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। थर्ड लिखो इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑनलाइन वाले लिख रहे हो? ये बिजनेस इनकम है।
बिजनेस इनकम है, इसमें जो रेवेन्यू कमाया जाएगा, इसमें जो गेन आएगा उसको टैक्स किया जाएगा। अब आता है कैपिटल गेन्स, इसमें कैपिटल एसेट्स को, इसमें कैपिटल एसेट्स को जो डिफाइन किए जाएंगे, कैपिटल एसेट्स को बेचने पे आने वाले गेन को टैक्स किया जाता है। अगेन बोलूंगा, तफसील तो आगे, सारा कोर्स ही तफसील है इसकी, तो अभी नहीं समझ पाओगे तुम, ग्रिप तो क्या, अभी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं होगी, तुम बस सिर्फ नाम पे इक्तफा करो। और उसके बाद आता है 4 फर्स्ट हेड्स को क्लासिफाई करने के बाद खुद बताएगा सैलरी में क्या जाएगा, सेक्शन 12 पढ़ेंगे तो पता चलेगा, खुद बताएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या जाता है जब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे, बिजनेस का सेक्शन 18 पढ़ेंगे, कैपिटल गेन का सेक्शन 37 पढ़ेंगे, तो हमें खुद बताएगा कौन कौन सी इनकम कहां क्लासिफाई होती है, ये हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। और जो इनकम इन फर्स्ट 4 हेड्स में क्लासिफाई नहीं हो पाई वो चली जाएगी कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जनरल नेचर का रेजिड्यूअल हेड है, जिसके अंदर बाकी सारी इनकम्स चली जाएंगी। तो पहला पॉइंट क्या था, इनकम इज क्लासिफाइड इनटू विच 5 हेड्स, याद होने चाहिए, बताओ, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम, करेक्ट, यहां तक ऑन बोर्ड हो। अब जरा थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाओ बेटा, कनेक्शन बनाए, फिर मैं आऊंगा, आज सिर्फ काम कराना है, काम, कैलकुलेशंस, राइट। अब अगर हम आगे आते हैं, ये देखो सबसे पहले पॉइंट समझो, पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। नो बेटा, नो 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 प्रॉब्लम, मैं इसको आगे कर दूंगा बेटा। अब ये समझें कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के 5 हेड्स को हमने कहा। अब हम आते हैं इन सब हेड्स के हवाले से, सब हेड्स के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बुनियादी पॉइंट समझने में, और हमारा सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हम पहली स्टेज पे कैलकुलेट करते हैं इनकम अंडर द हेड। ये टर्म्स हैं, अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब बेटा, इनकम अंडर द हेड, वो इनकम अंडर द हेड कैलकुलेट करने का पहले कॉन्सेप्ट समझो। इसका कॉन्सेप्ट ये है, इनकम अंडर द हेड को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम बेसिकली सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन का है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे आता है बताओ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वही यहां अप्लाई होगा, वो रेवेन्यू ही लेंगे हम हर किसी हेड का। वो कौन सा रेवेन्यू होगा जो उस हेड का हमें लॉ बताएगा। मसलन लॉ ने क्या कहा, एम्प्लॉयमेंट इनकम सैलरी में, रेंट फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स बिजनेस के यहाँ पे, कैपिटल एसेट का डिस्पोजल कैपिटल गेन में, जो रह गया वो अदर सोर्स में। तो हमें पता चल जाएगा जब हम प्रैक्टिकली आईकेप का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इनकम को देख के जान पाएंगे कि किस हेड की इनकम है। तो कैसे पता चलेगा हमें, हमें पता है, हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं, ये सैलरी है, ये बिजनेस है, ये कैपिटल गेन है, तो इनकम्स खुद ही क्लासिफाई हो जाएंगी 5 हेड्स में। और फिर उन इनकम्स को कमाने के लिए जो एक्सपेंस इनकर हुआ वो माइनस किया जाएगा। जब माइनस करेंगे उस रेवेन्यू से तो रिजल्टिंग अमाउंट उस हेड का, किस हेड का बेटा, जिस हेड की बात हो रही है, कौन सा हेड, 5 में से कोई भी हेड, उस हेड का क्या बन जाएगा, इनकम अंडर द हेड। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, फिर उसकी वजाहत की, दूसरा पॉइंट बता चुका हूं, इसलिए गौर से नोट करना, लिखना। पॉइंट नंबर 1 क्या था, इनकम इज क्लासिफाइड इनटू, और वो 5 हेड्स कौन से हैं, शाबाश, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और, ओके, ये था पॉइंट 1। पॉइंट 2 सुनो, पॉइंट 2 ये है कि टू कैलकुलेट इनकम अंडर अ हेड, हम उस हेड का लफ्ज क्या है, अमाउंट चार्जेबल से डिडक्शंस अलाउड माइनस करते हैं, ये टर्म्स हैं। अमाउंट चार्जेबल बोले तो रेवेन्यू, डिडक्शंस अलाउड बोले तो एक्सपेंसेस।
तो उसने रेवेन्यू को रेवेन्यू क्यों नहीं बोला, एक्सपेंस को एक्सपेंस क्यों नहीं बोला? क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जब 5 हेड्स में हम जाते हैं तो कहीं कहीं पे इनकम टैक्स लॉ पागलपन करता है, पागलपन। और पागलपन क्या करता है, रेवेन्यू के बजाय लायबिलिटी को टैक्स करता है। आप पढ़ोगे, आपको कि सर ये तो लायबिलिटी है, मैं कहूंगा नहीं फिर भी इसको इनकम बना के टैक्स कर रहा है लॉ। ये पागलपन है ना, लायबिलिटी इनकम कैसे बन सकती है? एक अमाउंट मुझे रिसीव हुआ जो मुझे वापस करना हो, कहता है इनकम है। अगर काहे के इनकम यार, तू पागल तो नहीं हो गया? कहता है हो गया हूं, पागल भी हूं और ऑन पर्पस पागल हूं, मुझे पता है मैं पागल हूं और करूंगा ये पागलपन, मगर वो पागलपन किसी मकसद को हासिल करने के लिए किया है उसने, कोई वजह है, कोई लॉजिक है जिसके लिए। तो अगर लिख देता ना रेवेन्यू, तो ऐसे अमाउंट टैक्स नहीं हो सकते थे। रेवेन्यू लिख देता ना तो टैक्स सिर्फ रेवेन्यू हो रहा होता। उसने कहा नहीं, मैं तो और अमाउंट भी टैक्स करूंगा। तो टर्म क्या इजाद किया, अमाउंट। हर वो अमाउंट जो मैं क्या कर रहा हूं, चार्जेबल बना रहा हूं। तो कैसे पता चलेगा कौन से अमाउंट चार्जेबल है? सेक्शन 12 से सैलरी का पता चलेगा, 15 से प्रॉपर्टी का, 18 से बिजनेस का, 37 से कैपिटल गेन का, 39 से अदर सोर्स का। वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। क्लियर हो यहां तक? तो सेकंड पॉइंट में नोट करवाना चाह रहा था, टू कैलकुलेट व्हाट, इनकम अंडर द हेड व्हाट वी डू, अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड से क्या लेस करते हैं, रिडक्शन अलाउड लेस कर देते हैं। तो क्या मिलता है हमें, इनकम अंडर द हेड। अब करके दिखाओ मुझे साइंटिफिक कैलकुलेशन, यूज योर सुपर कंप्यूटर। बताओ अगर किसी बंदे का बिजनेस में रेवेन्यू 10 मिलियन था, एक्सपेंस 5 मिलियन है, तो इनकम अंडर द हेड क्या है? सुपर, सुपर मान गया तुम लोगों को, कमाल, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, मजाक कर रहा हूं। बात ये बिल यस 5 एक्सपेंस हो गया, माइनस कर दिया ना। तो हमें एग्जामिनर क्या डेटा देगा बताओ, अमाउंट चार्जेबल, एक लिस्ट बना देगा, लिस्ट बता देगा ये इनकम से, ये एक्सपेंस है, और फिर क्या बोलेगा, खेलो, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। तो हमें क्या पता होना चाहिए बताओ, 5 हेड्स की इनकम्स का पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन हमें आती होनी चाहिए, और उसके एक्सपेंस। अब देखिए एक्सपेंस के साथ ना, एक्सपेंस के साथ जिसको लफ्ज इस्तेमाल किया डिडक्शन, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल किया इसने, विच डिडक्शंस, विच डिडक्शंस, ऑनलाइन वाले, विच डिडक्शंस अलाउड। इसका मतलब कुछ डिडक्शंस नॉट अलाउड भी होंगी। ये भी पता होना चाहिए कि किस हेड में कौन सी डिडक्शन अलाउ नहीं है। इसका मतलब तुम्हें डीएनए भी पता होना चाहिए, डिडक्शंस नॉट अलाउड। नहीं कर पाओगे। एक बच्चा आया, सर मैं अपने अब्बा का रिटर्न फाइल करूं? मैंने कहा हाँ दुश्मनी हो तो कर, कर, तू दुश्मनी है ना तो अब्बा का रिटर्न फाइल, अभी तो तूने फला चीज ही नहीं पढ़ी यार, तो ऐसे ही तू उस पर टैक्स बना देगा अपने अब्बा पे, तो कर, ठीक है ना। तो आपको मैं इंशाल्लाह पूरी चीज सिखाऊंगा, आप अपने अब्बा से दुश्मनी नहीं करोगे, सारी चीजें सीखोगे, रिटर्न भी बना लोगे। इनफैक्ट कल ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा था जो कि पिछले सेशन से था, उसने मुझे कंफर्म किया, कहता है सर मैं इस लायक हो गया हूँ, अब्बा का रिटर्न इस्तेमाल मैंने बनाया। मैंने कहा शाबाश, गुड। ये वो चीज है जो सीखोगे, ये काम है, ये काम है, ये नॉलेज तो है, पेपर तो पास होगा बट काम भी है, हुनर सीख रहे हो, धंधा, गंदा भी नहीं है धंधा। पैसा ड्यूरिंग स्टडीज कहाँ खर्च करोगे, मैं तो हैरान हूं। ठीक है बेटा, बाहर चलेंगे, ओके, या अकेले में बात करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अब अगली स्टेज क्या है, थोड़े से कॉन्सेप्ट बनाते हैं बेटा। मैपिंग, बार बार मैपिंग कर रहा हूं, याद रखना। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, ओके, चार्जिंग सेक्शन 4। क्या करता है ये सेक्शन, टैक्स चार्ज करता है। टैक्स चार्ज करते वक्त कितनी प्री कंडीशंस लगाई, 3 वाला, 4 4। कौन सी, क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, पर्सन पे, और क्या पढ़ा आपने, कितने हैं, और फिर क्या पढ़ा, रेजिडेंशियल स्टेटस। कवर हो चुका है ना, पास पेपर भी हो गए, ठीक है।
इसी तरीके से बाकी टॉपिक भी कवर होंगे कि पास पेपर भी हो जाएंगे। अब हम पहुंच गए कहां, टैक्सेबल इनकम की तरफ। ये कितने हेड्स, कौन से, ये यू मैप बन गया। क्या आपको टैक्सेशन कनेक्टेड लग रहा है? बोरिंग तो नहीं है? पक्की बात है? ओके ठीक है भाईजान, वरना आपको ना आएगा वो ऐसा स्टेप दिखाएगा ना आप ये, ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स नाउ डू सम वर्किंग्स। कुछ हमने अब वर्किंग करनी है। आपके पास जिस चीज के पास शीट है टैक्सेबल इनकम की, मैंने कहा था कल एक शीट प्रिंट कर लेना है, नहीं है तो साथ में मिल जाए ताकि आप रेट देखने में आसानी, ठीक है। अच्छा भाई ऑनलाइन वालों, बेटा मैंने मास्टर शीट शेयर की थी। सबसे पहले अब देखें, सबसे पहले कोई भी हम जब कैलकुलेशंस करते हैं, इस वक्त मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। नो नो, टैक्सेबल इनकम तो पूरा कोर्स है यार, टैक्सेबल इनकम तो पूरा कोर्स है। इसमें क्या सिखा रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी का भाईजान बेसिक फार्मूला है कि हम टैक्सेबल इनकम पे क्या अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, टैक्स रेट्स। तो हमें क्या मिलता है, ये पहले लिख लो, टैक्सेबल इनकम पे रेट अप्लाई करेंगे, टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगी। क्या आपके पास रेट्स मौजूद है? मैंने अभी आपको शीट दी थी, है नहीं है तो आप अपने मोबाइल में खोल लो। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई किया जाता है, टैक्स लायबिलिटी मिलती है, करेक्ट। अच्छा ऑनलाइन के बच्चों, बेटा सारे थोड़ी तवज्जो सुनिएगा ताकि इन केस अगर वो कंटिजेंसी आ जाए तो आप परेशान ना हो। बेटा ARTT बिजनेस स्कूल का इस वक्त जो जनरेटर है उसमें वो एक लीकेज आ गया था उसका फ्यूल का, तो वो बंद करना पड़ा था। तो इन केस अगर लाइट चली गई तो मैं ग्रुप पे इंफॉर्म करूंगा अबाउट वेदर के क्लास रिज्यूम होगी कि नहीं होगी, ठीक है, जस्ट ताकि आप परेशान ना हो। ऑनलाइन वाले, इधर वाले तो ये अंधेरे में बैठे रहेंगे, फिर मैं कहूंगा छुट्टी। तो अगर लाइट चली गई बेटा, क्योंकि अभी इसमें लाइट चली गई थी बीच में, तो इस वजह से आपको पता हो, ताकि अगर ये, क्योंकि वो हमारा बैकअप जनरेटर जो है ना इस वक्त वो ठीक नहीं है। अच्छा बेटा नेक्स्ट, अब हमें दो तीन चीजें पता चल गई पता। क्या पता चला, इनकम की क्लासिफिकेशन पता चल गई आपको? बताओ क्या क्लासिफिकेशन का पता चला आपको, कितने हेड्स हैं? हमें 5 हेड्स का पता चला। हर हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट चार्जेबल से उसकी डिडक्शन अलाउड लेस करते हैं, क्या मिलता है? फिर हमें और पॉइंट पता चला, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, बताओ कैसे होती है? टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाते हैं, टैक्स लायबिलिटी। बस सुपर स्पीड से हमने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया, राइट। देखो अब सुनो, अब मैं इन्हीं चीजों को लिख रहा हूं, ठीक है, तो मेरे साथ आपने कुछ नोटिंग करनी है। एक वर्किंग मैं करूंगा, बाकी वर्किंग आप साथ साथ करोगे। सबसे पहले आता है, किसी भी सवाल में आपको पूछा जाएगा तो कोई टैक्स पेयर बताया जाएगा, तो उसका आता है बेटा नाम, ठीक है ना। सबसे पहले उसका नाम आता है, इंडिविजुअल का नाम या AOP का नाम। कैलकुलेशन कंपनी पे नहीं आती तो आप उसका नाम लिखोगे, और उसके बाद आप सवाल का पर्पस बताते हो कि फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कंप्यूटेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ क्या कर रहे हैं, क्या पूछता है एग्जामिनर, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स। ये सवाल में जो गिवन होता है ना बेटा उसको ही लिख रहा हूं, हेड नोट्स, ठीक है बेटा। ये मैं वही हेड नोट्स लिख रहा हूं जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, हेड नोट्स आ रहे हैं। और जो कि इनकम टैक्स क्या है, एनुअल टैक्स है, तो हमें क्या बताना होता है, हमें बताना होता है कि फॉर टैक्स ईयर जो भी टैक्स ईयर होगा वो हम देते हैं, करेक्ट। और आप याद रखना बेटा, कोई सवाल ना इस हेड नोट्स के बगैर कंप्यूटेशन का नहीं करेगा, और अगर इसके नीचे प्रेफरेबली बेटा इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दो और अच्छा लगता है। अब आते हैं आगे, अब सवाल की पूरा फॉर्मेट कैसे बनेगा जो आपने अभी भी बताया। कितने हेड से बेटा? 5। ओके, फर्स्ट हेड क्या है, ये मैं फर्स्ट हेड लिख रहा हूं, ठीक है, या मैं इसको ए बोल देता हूं, फर्स्ट को ए बोल देता हूं। क्या है बेटा, लिखता हूं सैलरी, और ये सैलरी का जो हेड है मैं इसे कर देता हूं बेटा बोल्ड और अंडरलाइन, क्योंकि मुझे हेडिंग का पता चले ना इसकी कैलकुलेशन हो रही है, इसकी कैलकुलेशन। उसके बाद आता है बेटा सेकेंड हेड, बताओ
सेकंड क्या है बेटा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लिखा था कि नहीं लिखा था? आप लोगों ने लिखा है ना? ये सेकंड हेड है बेटा। ओके, आ जाओ बेटा थर्ड पे। थर्ड क्या था? ओके, इनकम फ्रॉम। देखिए मैं बीच में ना 2-3 लाइनें छोड़ रहा हूं, आपने भी 3 लाइनें छोड़नी है। आपने ना ये एक साथ लिस्ट नहीं बनाओ, 3-3 लाइनें छोड़नी है आपने, क्योंकि मैं कुछ इसमें फिल इन द गैप करूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स करूंगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा था दोबारा लिखो। 3 लाइनें लिखनी आपने। उसके बाद आता है क्या? क्या आता है बेटा? कैपिटल। हाँ भाई, कैपिटल गेन्स आ गया भाई। कैपिटल गेन्स बताओ भाई। सर जी हाँ। अब क्या करूंगा? ये वही चीज लिख रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताई। क्या लिखूं बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। भाई 5 हेड्स की पहली बात सीख चुके हो ना? हाँ सर सीख चुके हैं, तो लिखो फिर। लिखो भाई। ऑनलाइन वाले बेटा ये लिख लिया, 2-2 3-3 लाइनें छोड़ के लिख लो पहले। ये अब तक कोई नई बात की है मैंने? नहीं, यही तो पढ़ा था आपने। अब अगला फिल इन द, आप यहां कराओ सेकंड में। सेकंड नंबर से सैलरी को छोड़ दो अभी। हाउ टू कैलकुलेट बेटा, क्या ये देखना क्या लिख रहा हूं? हाउ टू कैलकुलेट इनकम अंडर दिस हेड। भाई बताओ इस हेड की इनकम में कैसे कैलकुलेट करूंगा? करवाओ मुझसे, बोलो। अमाउंट क्या लिखूं बेटा? चार्जेबल। और क्या करना है बेटा? सर जी लेस करना है क्या? जरा वजाहत भी तो करो, ये क्या है? अमाउंट चार्जेबल क्या है? उस हेड की इनकम। डिडक्शंस अलाउड क्या है? उस हेड का एक्सपेंस। तो क्या मिलेगा? हो गया। अब इसी चीज को बेटा रिपीट करो, सिर्फ रिपीट करो। कहा? सारे हेड्स में। चलो भाई हो गया। बिजनेस भी, वाह क्या तरीका है तारिक तो नहीं तेरा, वाह। हो गया भाई आपका सारा। ये देखें सर, सारा इसी तरह होगा। यस सर, सारा इसी तरह होगा भाई, सिवाय सैलरी के। सिवाय सैलरी के। सैलरी के अंदर आप ये तरीका नहीं अपनाओगे, उसमें सिर्फ एक चीज को छोड़ोगे। सर जी क्या वहां पे ऐसा है जो मुख्तलिफ है? दादा वहां पे ना ये जो देख रहा है ना, तो ये नहीं है। क्या मतलब क्या नहीं है? भाई नो डिडक्शंस आर अलाउड। तो मैं नोट लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना। ये तुम्हारे लिए नोट लिखता हूं। जैसे अगर प्रोग्रामिंग करते हैं ना, प्रोग्रामर जो कोडर होते हैं वो अपने लिए नोट लिखते हैं। नोट लिखने का तरीका, या प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा, छोड़ो यार। नोट लिखने का तरीका भी लिखने वाला था, ये ऐसे लिखते हैं ताकि तुम्हें पता चले भाई को वो भी आता है। समझ रहे हो? बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखोगे, सारी चीजें। ओके, क्या लिखते हैं बेटा? नोट लिख रहा हूं आपके लिए, एग्जामिनर के लिए नहीं। क्या? नो डिडक्शंस आर अलाउड अंडर सैलरी। लो भाई हो गया तुम्हारा काम। इसका मतलब क्या हुआ? सर जी इसका मतलब हुआ कि सारी की सारी इनकम सैलरी में जो मैं कमाऊंगा वो सेम इनकम बन जाएगी, इनकम अंडर द हेड। यार सोच जरा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। फायदा के नुकसान, हंसू के रोऊं, क्यों रोऊं? जो आया पूरा टैक्स हुआ। तो सैलरी के लिए जो मैं बन सवर के खर्चा करके जाता हूं अपने पे, उस खर्चे की डिडक्शन, और जो फ्यूल डलवा के जाता हूं गाड़ी का, वो सारे खर्चे मेरे। और वो कहता है बेशक तुमने खर्चा किया सैलरी कमाने के लिए, मगर वो खर्चा मैं डिडक्शन में नहीं दूंगा। तो बताओ ऐसा उसने क्यों किया? इसलिए किया कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी नंबर टैक्स पेयर की किसकी है? बताओ किसकी है? सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बाकी इनकम्स के। लोग कहता है यार भाईजान मैं इनकी आसानी करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इनकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो। आसानी ऐसी कि सीधा गोली मार दी, ये ले गोली खा। तो ये कौन सी आसानी की है तुमने? कहते आसानी तो है, इनकम सीधा सीधा टैक्स, तो डिडक्शन नहीं, वो नहीं मिलेगी। क्यों? मुश्किल हो जाता कैलकुलेशन। वाह वाह। ठीक है, अब सोचो। फिर हमने कहा
इस तरह तो कमर तोड़ दी उसकी, तूने मार दिया उसका। वो बंदा जितना कमाएगा पूरा इनकम में जाएगा तो टैक्स तो बढ़ेगा। कहते हैं हाँ यार बात तो तेरी सही है, चल बेटा एक काम करते हैं, इसका ये जो नुकसान है ना, इस नुकसान को कंपनसेट करने का तरीका क्या है, रेट इसके डिफरेंट दे देता हूं, रेट इसके कम कर देता हूं। अब अपनी शीट में देखो कितने टेबल सरदार, दो, कौन से, सैलरीड और पहला पॉइंट यहीं रुको और सीखो क्या कि हु इज द सैलरीड पर्सन। इस शीट को जो पढ़ेगा आई कैप की जन्नत में जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें मौजूद है, सब कुछ इसमें मौजूद है। क्या आप इस शीट में सैलरीड पर्सन की डेफिनेशन ढूंढ पाओगे? कहीं लिखा है सैलरीड, टेबल्स के नीचे नीचे देखो, नीचे नीचे कहीं लिखा है हु इज अ सैलरीड पर्सन। भाई देखो सैलरीड पर्सन का ये मतलब नहीं है ऑनलाइन मोहम्मद हुसैन के सिर्फ और सिर्फ सैलरी से इनकम, नो, सैलरी के अलावा और इनकम भी हो सकती है, बट प्रीडोमिनेंटली सैलरी से हो, प्रीडोमिनेंटली सैलरी से हो। तो कितनी, 75%। टैक्सेबल इनकम टोटल उठाएंगे और देखेंगे सैलरी उसमें कितनी हो। अब सपोज करें मैं 80% सैलरी से कमाता हूं, 20% अदर सोर्स से, बताओ क्या हूं मैं, क्यों सैलरीड हूं? 74% में कमाता हूं सैलरी से और बाकी कैपिटल गेन से, नॉन सैलरीड। ये क्या हुआ भाई, क्यों? कहता है नहीं, कम से कम भी तुम 75% अगर सैलरी से कमाते हो तब तुझे वो रेट्स मिलेंगे। कौन से रेट्स, कौन से रेट्स? कम रेट्स, कम रेट्स। अब लास्ट देखो ना, मेरी बात सुनो, ये रेट्स तुमने सीखने हैं बेटा, इसीलिए मैंने कहा कि शीट ले आओ, नहीं है मोबाइल में खोलो, सब देखो, दोनों रेट्स को जरा कंपेयर करो। पहला परसेंटेज, अभी तो सारा सीखोगे, पहला परसेंटेज 0 है, दोनों में 0, इसका मतलब बताओ। अब ये कहता है, ये कहलाता है स्लेब्स, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स या स्लेब्स कहलाते हैं। इनकम अगर किसी की कितनी हो, 6 लाख तक हो, 6 लाख तक हो, तो रेट क्या होगा, 0%, नो टैक्स ऑन इट, करेक्ट? क्यों भाई, क्यों भाई? आ जाओ भाई, इसकी कैलकुलेशन, कितनी इनकम, सर जी 6 लाख, अच्छा शाबाश, गुड, अमीर बंदा है सर जी, 6 लाख कमा रहा है, 12 से डिवाइड करें 50,000, ओके वेरी गुड। 7 बच्चे हैं बेचारे के, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अच्छा गैर शादीशुदा है तुम्हारी तरह, जिंदगी में भी खुशियां हैं उसके भाई, तब भी घर का रेंट, चलो छोड़ो घर अपना है, अब्बा ने वो एहसान करके देके गया था, अब्बा की मेहरबानी, तो फ्यूल बताओ, राशन कहां से, ये तो गरीब इंसान है, इसको टैक्स लगाने के बजाय इसको पैसे देने चाहिए। इसीलिए लॉ ने कहा हम पैसे तो नहीं देंगे मगर चलो टैक्स भी नहीं लगाते, तो इसको बेटा कहते हैं, लिख लो, इस 6 लाख को कहते हैं, ये लिखना, कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूं, बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट, 1 रुपए पे टैक्स लगेगा और उससे मुल्क तरक्की करेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है बेटा, 6 लाख। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, 6 लाख। इसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बोलते हैं और बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड किसका, टैक्सेबिलिटी का, इतने तक पे टैक्स नहीं है। और एक टर्म और लिखो, क्या, बीटीएल, ये कोई कोरियन सिंगर नहीं है, ये कोई बैंड नहीं, ये है बिलो टैक्सेबल लिमिट। बताओ कितनी इनकम बीटीएल होगी, 6 लाख या उससे कम। अगर मैं बोलूं 5 लाख, तुम क्या बोलोगे, बीटीएल? मैं बोलूं 6,50,000, अब आओ टैक्सेबल लिमिट, टैक्सेबल लिमिट है, ओके बेटा, लिख लिया आप लोगों ने, क्या तुम लोगों ने लिख लिया, पक्की बात है? ले फिर डिलीट। आगे सुनो बेटा,
अगर किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हमने अब तक जो पढ़ा उसको मैं रिकेप करता हूं। पॉइंट नंबर 1, income is classified into 5 heads. In each head, how to calculate income under the head? Amount chargeable से डिडक्शंस अलाउड लेस किए जाएंगे सिवाय सैलरी के। ओके, ऑलराइट, सैलरी से कोई डिडक्शन अलाउड, मगर उसको कंपनसेट कैसे किया? रेट्स अलग देके, लोअर रेट्स देके, और वहां वो रेट कब मिलेंगे? जब सैलरी से कितना हो? अच्छा, 75% सैलरी का कंपोनेंट नहीं है तो भी दूसरा टेबल लगेगा जो नॉन सैलरीड वाला होगा। करेक्ट? चलो बेटा, अब ये आपको समझ आ चुका है। अब हम जाते हैं अगली स्टेज पे। बेटा अब आप बताएं, हर हेड में इनकम कैलकुलेट कर चुके हो, करेक्ट? अब नई बातें आ रही हैं जो मैंने क्लास के लेक्चर में नहीं समझाई थी, अब कुछ नई बातें आ रही। हम अब तक ये ई स्टेज ई तक आ चुके हैं। ई के बाद नेक्स्ट स्टेज, सारे हेड्स की इनकम को बनाएंगे क्या? टोटल। और कहा जाता है उसको सम ऑफ ऑल हेड्स, सारे के सारी इनकम की, जहां जहां पे इनकम अंडर द हेड था। कहां थी सर जी? ये इनकम अंडर द हेड थी। कौन सी? अदर सोर्स की। चलो भाई इसको ले लो। सर जी कौन सी? कैपिटल गेन की ले लो। बिजनेस, ठीक है जी, तुम भी इन। सर ये प्रॉपर्टी, ये भी इन। सर जी बिजनेस, सैलरी, यस। ये सब के जो अमाउंट्स होंगे वो एडअप हो जाएंगे और जो फिगर आएगी वो कहां चली जाएगी? सम ऑफ ऑल। करेक्ट। अब एक बात सुने, बेसिक, मैं अब आपको सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो तुम बहुत बच्चे हो, अभी तो तुम्हारी शुरुआत है। इसीलिए सिर्फ देखना, पढ़ना नहीं। क्या कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर एक हेड ऑफ इनकम है सैलरी, तो पढ़ेंगे ना उसको बाद में। सैलरी के सेक्शन 12 को, ठीक है, सैलरी के सेक्शन 12 को मैं सिर्फ और सिर्फ मुंह दिखाई के लिए ला रहा हूं। हाँ भाई, आगे आगे भाई, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। और बच्चों ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सबसेक्शन 1 में 2 लाइनों में बताया गया है कि इस हेड में क्या टैक्स होगा। ये बेटा, ये पहली 2 लाइनें भाई, ऑनलाइन वाले आपको नजर आ रहा है? कहता है any salary received by an employee in a tax year other than salary, that is what? Okay. Exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax under the head salary. अब मुझे बताओ ये क्या मतलब था कि एक्सेप्ट कोई लिखा है? अदर देन का मतलब क्या हुआ? नहीं, किसके अलावा? वो सैलरी जिसको इनकम टैक्स लॉ क्या कहे? अब लिखो 2 बातें और। टैक्स जिस इनकम पे लगता है अंडर द लॉ वो कहलाती है टैक्सेबल इनकम, और अंडर द लॉ जिस इनकम पे टैक्स नहीं है वो कहलाती है एग्जेम्प्ट इनकम। यानी जो इनकम डिक्लेयर्ड है अंडर द लॉ एज नॉन टैक्सेबल उसको कहते हैं एग्जेम्प्ट। तो इनकम हो गई 2 किस्म की, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। इसकी मिसाल, सर मुझे ये बताओ, ईदी फाउंडेशन को टैक्स करें? नहीं। क्यों भाई? इतना कमाते हैं भाईजान, उसको कमाना, वो कमाना नहीं बोलते, वो खिदमत खल्क करते हैं। अगर उनको लोग पैसे दे रहे हैं तो उसको टैक्स करने के बजाय हुकूमत और पैसे दे, उनको टैक्स ना लगाए। तो ईदी फाउंडेशन को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने क्या बोला? एग्जेम्प्ट इनकम।
क्या है वो? एग्जैम्प्ट इनकम। क्या मतलब? क्या मतलब? अब मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसी जगह, किसी सेक्शन में या किसी प्लेस में हमें बताए तो सही ना कि कौन कौन सी इनकम एग्जैम्प्ट है, वरना तो हर बंदा क्या सोचेगा, मेरी इनकम तो एग्जैम्प्ट है। एक साथ उसने बड़ा खूबसूरत काम किया, खूबसूरत। उसने एक लग्जरी व्हीकल इंपोर्ट की, लग्जरी व्हीकल जो इंपोर्ट करना भी लोगों के लिए बड़ी ड्रीम की बात होती थी, और उसने उस गाड़ी की इंपोर्ट और रजिस्ट्रेशन और सब कुछ अपने घर में जो रखा हुआ गार्ड था उसके नाम पे की। खान साहब अपने नाम पे वो गाड़ी इंपोर्ट नहीं की, और गार्ड को पता नहीं था कि वो इतना अमीर हो चुका है, तो वो BMW इंपोर्ट कर रहा। गाड़ी आ गई। अब टैक्स वाले जो है ना, टैक्स वाले, कस्टम्स डिपार्टमेंट किसके पास? पर कस्टम्स किसके पास? FBR के पास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कस्टम्स डिपार्टमेंट कजन से, कजन्स दोनों FBR के अंडर में आते हैं। तो कजन ने बता दिया, यार ये देख भाई, ये बंदा इतनी गाड़ी आ गई है। टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले ने कहा, अच्छा नाम तो बता। नाम पता चला, ठीक है, सलमान खान। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये जब डेटा आया तो वो डेटा कहा गया, अच्छा ये टैक्स पेयर कहाँ का है? कराची का। वो खत वहां से चला इस्लामाबाद से, आया कराची। कराची में मेन ऑफिस से होता हुआ तारिक तुनियो के डेस्क पे, क्योंकि आई वाज द असिस्टेंट कमिश्नर उस वक्त। अब भाईजान कमिश्नर हूं यार, ओके। कहा गया इंस्ट्रक्शन के साथ, तारिक तुनियो देख के इस बंदे ने अपनी ये व्हीकल अपने टैक्स रिकॉर्ड में, वेल्थ में शो की है कि नहीं किए, क्या इतना कमाता है कि नहीं कमाता, और कमाता है तो हमें बताता है कि नहीं बताता। तो मैंने सोचा कि हम बीवी हैं, उससे पूछे क्या कमाता है। उन्होंने कहा नहीं, बीवी से बढ़ के हो, तुझे टैक्स लेना है तो पूछ तो सही। मैंने कहा अच्छा गुड। नोटिस दिया उस भाईजान को, समंदर खान आजा। क्यों? टैक्स रिकॉर्ड में ना सिर्फ गाड़ी नहीं थी, उस बेचारे के पास तो 60-70 हजार सालाना इनकम थी। मैंने कहा ये तो पकड़ा गया बंदा, हमें कम बताता है, ज्यादा कमाता है। आया टैक्स ऑफिस, हमने पूछा भाईजान क्यों नहीं दिखाया? तो साहब जी मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी गाड़ी, दिखा तो जरा। मेरी है ना, मेरी, मुझे दे दो। फिर पता किया, 4 सवाल किए, पता चला वो गाड़ी उसके साहब की थी। अच्छा, अब पता चला साहब जी क्यों गाड़ी छुपा रहे। बताओ क्यों छुपा रहे? लोग तो बीवियां छुपाते थे, दूसरी है, इसने गाड़ी छुपाई थी। बताओ क्यों? क्योंकि उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम कम बताई थी। अगर वो गाड़ी दिखा देता, इनकम टैक्स फौरी पूछता कहां से आई, ये इनकम कहां से आई, सवाल पूछता। उसने अपने नाम पे दिखा ही नहीं। इतनी गुर्बत दिखा अपने टैक्स रिटर्न में कि इनकम टैक्स वाले को भी रोना आ जाए कि इस बेचारे की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। फिर क्या हुआ, उसको बुलाया हमने, आजा भाई, आजा भाईजान, जरा दीदार तो करा। आए वो, हमने कहा ये क्या है सर, इसमें क्या बुरा है? अच्छा भाई चलो बुरा नहीं है, मगर पैसे कहां से आए? सर मेरी एग्जैम्प्ट इनकम है। अच्छा, और आपके पास उस वक्त कानून में ये नहीं लिखा होता था कि एग्जैम्प्ट इनकम बतानी है, कहीं नहीं लिखा होता था बतानी। आप पूछा नहीं, मैंने बताया। मेरी इनकम, इनकम भी मेरी, गाड़ी भी मेरी। हमने कहा अच्छा बताओ कहाँ एग्जैम्प्ट लिखा है, कहाँ, किस सेक्शन के मुताबिक? सर सेक्शन 33 के मुताबिक। कोई सेक्शन का नाम ले लिया। हम भी टैक्स वाले हैं बेटा, हमने कुछ, आ जा बेटा कहाँ पे लिखा है। पढ़ना शुरू किया। भाई आप ये काम करते हो? हाँ सर मैं यही काम करता हूँ, मेरी इनकम है। ओके आगे जाओ। भाई इसमें एग्जैम्प्ट होने के लिए तो 3 कंडीशंस हैं, वो पूरी हुई कि नहीं हुई? सर वो देखना पड़ेगा। भाई क्या मतलब देखना पड़ेगा? आप एग्जैम्प्ट नहीं हो। वो कहता है एग्जैम्प्ट नहीं हूं, मगर मुझे तो लगा ना, मुझे लगा मैं एग्जैम्प्ट हूं।
आप समझते हो उसका मतलब क्या है? लोग अगर एग्जाम्पशन की वजाहत लॉ खुद ना करे, ये तो वजाहत की थी तब भी भागने की कोशिश कर रहा था, और अगर नहीं बताएगा तो सब क्या कहेंगे? दो लाइनें बनेगी, एक खाली एक भरी हुई। एग्जाम्पशन वाली लाइन भरी हुई, टैक्स वाली खाली, सब इधर चले जाएंगे। इसीलिए टैक्स लॉ खुद बताता है, क्या बताता है? कौन कौन सी इनकम, और ये टॉपिक है आपका एग्जाम्पशंस, जो पढ़ेंगे आखिर में, शुरू का टॉपिक नहीं। ये रिपोर्ट होता है, मगर वो जो एग्जाम्पशंस है ना, पहले रिपोर्ट नहीं होते थे, अब होते हैं। वो अभी वही सिखाने के लिए यहाँ लाए हैं। मुझे एक बात बताओ, इनकम अंडर द हेड में इस सैलरी में आपने क्या देखा? क्या नहीं आएगा? नहीं, एग्जेम्प्ट सैलरी नहीं आएगी, लिखा है। मुझे बताओ, अगर मैं सैलरी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, कहां कर रहे हूं सर जी? यहां पे, ये जो मैं सैलरी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, बताओ इस कॉलम में जब यहां मैं फिगर पुट इन करूंगा, ये मेरी सैलरी है, बताओ इसमें एग्जेम्प्ट आएगा? नहीं। क्यों? लॉ ने क्या कहा? अदर देन एग्जेम्प्ट। इसी तरीके से हर हेड में एग्जेम्प्ट शामिल नहीं होता। कहां शामिल नहीं होता? अमाउंट चार्जेबल में शामिल नहीं होता। तो फिर कहां डिस्क्लोज करेंगे? कहीं तो बताए ना, ताकि पता तो चले, टैक्स डिपार्टमेंट को पता तो चले कि इस साहब की क्या कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है। बेटा वो यहां आके ऐड की जाती है। जब सम ऑफ ऑल हेड्स हो जाता है तो बन जाता है उसके बाद क्या? एड एग्जेम्प्ट इनकम, ताकि क्या बन जाता है? टोटल इनकम। लिखो भाई। अब सवाल ये है कि भाईजान एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करवा के क्या बनाया? टोटल इनकम। लगाएं टोटल इनकम पे टैक्स, लगाएं टोटल इनकम पे टैक्स। क्यों नहीं लगाएं भाई? तो एग्जेम्प्ट काहे की थी? एग्जेम्प्ट काहे की थी? तो लॉ कहता है टोटल इनकम में क्या ऐड किया तूने? क्या ऐड किया बच्चों? कहता है अच्छा लेस कर दे, लेस कर। हाँ, लेस कर। तो ऐड क्यों कराया था? ऐड क्यों कराया था? टैक्स करने के लिए नहीं, डिस्क्लोजर के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है ना? डिस्क्लोजर के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, ताकि टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल सके कि आपकी इनकम एग्जेम्प्ट भी है, ताकि वो बीवी वाला किरदार अदा करे, कुछ सवाल पूछ पूछ के आपसे, और फैक्ट सामने लाए कि वो एग्जेम्प्ट है भी कि नहीं। जब हमने एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर दिया, तो बेटा अब सुनना सुनना, अब एक टर्म आ रहा है, रुकना रुकना बेटा, रुकना। नेट टोटल इनकम। नेट, यहाँ नेट का मेरा ये जो है ना, यहाँ ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ नेट टोटल इनकम, इसको बेटा मैं रेड रेड कर देता हूं, ताकि मैं आपको एक बात समझा सकूं इसके बारे में। ये यही लिखेंगे, नेट टोटल इनकम ही लिखेंगे। मगर मेरे बच्चों बात सुनना, ये वाहिद लाइन है जो लॉ में मौजूद नहीं है, बाकी सारी कैलकुलेशन लॉ में मौजूद है। ये कैलकुलेशन तो करवाता है बट इसका नाम नहीं रखा उसने। बाकी सारे नाम मैंने नहीं इन्वेंट किए, यहां से इसमें मैंने सिर्फ इस जगह को नाम दिया है, ये बेनाम रह जाती, वरना लॉ में इसके लिए नाम नहीं है। मैंने नाम दे दिया याद कराने के लिए, क्या? नेट। नेट व्हाट बेटा? नेट टोटल इनकम। नेट का मतलब यहाँ क्या है? नेट ऑफ, नेट ऑफ, नेट ऑफ एग्जेम्पशन, नेट ऑफ एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन को लेस करने के बाद आया क्या? नेट टोटल इनकम। ऑनलाइन वालों सब समझ आ रहे हैं बेटा? यहां आके फिर कहता है एक और रिडक्शन करो। सर जी कौन सी रिडक्शन करनी है? पहले कहता है नाम सुन, लिखो नाम। डिडक्टेबल, डिडक्शन नहीं है, डिडक्टेबल अलाउंसेस। सर ये क्या है? सबर तो कर, बताता हूं तुझे, रुक जरा, पहले एक मिसाल सुन। सर डिडक्टेबल अलाउंसेस और डिडक्शन अलाउड दो अलग चीजें, मिक्सअप नहीं करना। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, इसकी मिसाल सुने। मिसाल ये है, जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मिस्टर टैक्स पेयर, ये ठीक है ना, ये मिस्टर चोर,
ठीक है, ये जो टैक्स पेयर है हमारा, इस मिस्टर टैक्स पेयर को हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। भाई मिस्टर टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, करेक्ट, मिस्टर साथ लिखा है हमने, मिस्टर्स नहीं लिखा, इंडिविजुअल है। ओके ओके, मुसलमान है, हाँ जी मुसलमान है, ज़कात देता है, ज़कात देता है, इतनी वेल्थ है, इतना अमीर है, 5-5 हेड्स, गाड़ियां, सब कुछ, ज़कात से नहीं होगा, ज़कात देता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को, मस्जिद को, मस्जिद को ज़कात देते हैं। तू मौलवी नहीं है, तू मौलवी नहीं, तेरे से आज मौलवी का टाइटल विथड्रॉ किया जाता है। भाई देखो, ज़कात के लिए पाकिस्तान में कानून है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 कहता है ज़कात लोगों से स्टेट कलेक्ट कर सकती है। ज़कात लगाने का काम कुरान ने किया है, ये ऑर्डिनेंस ने नहीं किया। ये नहीं कहेंगे इसके तहत ज़कात लगती है, ज़कात तो कुरान ने फर्ज कर दी। तो पाकिस्तानी हुकूमत में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही कमाल, पहले थोड़ा अदब कर लूं उसके लिए, थोड़ा अदब। हजरत अल्लामा मौलाना जिल्ले इलाही काबिल एहतराम जनरल ज़ियाउल हक साहब, ओके, उसने किया था इस्लामाइजेशन ऑफ लॉस। हर लॉ को बुलाया, बोला कलमा पढ़, इस्लामाइजेशन हो गई। तो उसने एक कानून पास किया जिसका नाम क्या था? ज़कात नुश्र ऑर्डिनेंस, जिसके तहत ज़कात कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट। स्टेट फिर उसे किस तक पहुंचाएगा? गरीबों तक, जो मुस्तकीन है, जो जिसके लिए ज़कात कुरान में कहा गया है गुरबा मसाकीन, उनको पहुंचाएगा। अब मजे की बात यह है, ज़कात एंड उशर की पूरे मुल्क में नेशनल कमेटीज बनी हुई है, प्रोविंशियल कमेटीज बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनी हुई है, और मैं सरकारी अफसर हूं, मुझे उनको देखने का थोड़ा चांस मिला है। ओके, सिविल सर्विस का यही फायदा है, हर जगह बंदा जा सकता है। तो हमने क्या किया, जहां जाता हूं सीखने की कोशिश करता हूं। मैं ये देखना चाहता था कि उस वक्त तो मैं गरीब था, मेरे पे ज़कात फर्ज नहीं था, जब मैं एकेडमी में था, स्टूडेंट था, जैसे तुम लोगों पे ज़कात फर्ज नहीं है नहीं है ना भाई? तुम अभी तो तुम पे ज़कात तुम्हें देना वाजिब बनता है। मतलब तुम मुस्तकीन में शामिल होते हो, तुम ज़कात दोगे थोड़ी, तुम्हें ज़कात मिलना चाहिए। तो हम भी स्टूडेंट थे, नए नए अफसर बने। अब अफसर बने तो सैलरी कम थी, तो ज़कात तो हम पे फर्ज ही नहीं था। हमने कहा जब कभी अमीर बनेंगे, ज़कात देंगे, तो कमेटी को पढ़ लो, देख लो कि क्या इनको दे के ना दे। जब उसके मसारिफ सुने ना, पता चल गया इनको नहीं देंगे। ना ना ना, मजे की बात सुने, आपको क्या लगता है ये मिनिस्टर कहां से हज करते हैं? क्या पता? आप आपको लगता है ये जी 500 लोग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ गए हैं फरीजा हज अदा करने के लिए, तो खर्चा कहां से हुआ? कहां से हुआ? नहीं, खर्चा कहां से, किसने खर्चा किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। कहां से किया? मगर किस फंड से? हु नोस, हु नोस। और एक कहानी तो मुझे पता है, एक कहानी तो मुझे पता है, एक चैनल कराची में, आपको पता है ना, जब बाइक का मूड खराब होता था, शॉर्ट सर्किट हो जाता था, जल गई फैक्ट्री। तो एक दिन बाइक का मूड खराब हुआ, एक चैनल के, टीवी चैनल के बिल्डिंग को आग लगा दी। ले बेटा चल भाई, उसके जल गए कंप्यूटर। रोज वो चैनल न्यूज चलाता था, हमारा इतना नुकसान हो गया, अभी तक हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया, इतना नुकसान हो गया, आजादी सहाफत को बड़ा खतरा है, आजादी सहाफत। उन्होंने कहा यार ये तो जान छोड़ ही नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा अच्छा इनसे बात करो कि आपका कितना नुकसान हुआ। 15 कंप्यूटर जले थे, उन्होंने कहा 25 करोड़ रुपए। अब क्या 25 करोड़ हुकूमत कहां से दे? फिर उन्होंने कहा अच्छा जान छुड़ाने के लिए, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जान छुड़ाने के लिए, ताकि वो छोड़ देना हुकूमत की जान की, चलो हो गया तो हो गया, आगे बढ़ना, नुकसान तो होता है ना बिजनेस में, ये बिजनेस की कॉस्ट थी। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा इसको बोलो, मालिक को फोन करके बोलो कि हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है, सिर्फ ज़कात के पैसे पड़े। उसने कहा दे दो, उन्होंने कहा दे दो।
तो बेटा अब ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस का मैं तज़किरा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमसे ज़कात स्टेट भी कलेक्ट करती है। कब कलेक्ट करती है पता है आपको? फर्स्ट रमजान, फर्स्ट ऑफ रमजान पे क्या होता है? बैंक्स क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं? 8 सोर्स, ये बड़े जुमले याद रखना, 8 सोर्स, 8 सोर्स ज़कात को काट के और किसको दे देते हैं? हुकुम को, स्टेट को। ये कहां लिखा है? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अब ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के दो फीचर हैं। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के कितने फीचर हैं बेटा? दो। 8 सोर्स ज़कात कट जाता है, जैसे बैंक 8 सोर्स ज़कात काट लेते हैं, और किसे देते हैं? स्टेट को। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाईजान तूने ज़कात दिया, हाँ तू कंफर्म्ड जन्नती है, जन्नत में तू तो जाएगा, दुनिया में भी तेरे लिए फायदा, ये ले सवाब तेरे लिए। क्या सवाब? कितना ज़कात दिया तूने, कितना ज़कात दिया? 2.5% तो था, बट अमाउंट कितना बना? सर मेरा ज़कात बनता है 2 लाख रुपए, ले ये रिडक्शन 2 लाख की, हम तुम्हें उस ज़कात को माइनस करने की इजाजत देते हैं जो तूने पे किया। रुको 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 रुको, यही तो बात समझानी है मौलवी तुझे। ज़कात मैंने फर्ज होके, फर्ज समझ के, फर्ज है ना ज़कात देना, कोई भी बंदा देर ना करे फौरी ज़कात दे दे। ज़कात को फर्ज समझते हुए मैंने ज़कात दी, उसकी बरकत देखो। एक तो फर्ज पूरा हुआ, क़यामत में सवाब, दुनिया में भी फायदा, दुनिया में भी फायदा। क्या फायदा? इनकम टैक्स कम हो गया मेरा। कैसे कम हो गया? मैं एक जुमला सुनना चाहता हूं, यूज योर माइंड अगर है तो सोचो, क्या जुमला सुनना चाहता हूं? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। फेल। आईकेप इसी तरह करता है, वो जवाब दे जो मेरे दिमाग में, मैं ये वो जो मैं सोच के बैठा हूं वही दे, वरना तू फेल। आपको पता है क्या है? गौर से सुनना, गौर से सुनना। इसका मतलब ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस है। ये देख, ज़कात क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस है। और डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? लेस होता है। कहां से? नेट टोटल इनकम से। ज़कात इज वन ऑफ द, नॉट दी ओनली, वन ऑफ द क्या? डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस क्या है? जो रिड्यूस होता है कहां से? नेट टोटल इनकम से। गौर से सुनना मेरी बात। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़कात कब डिडक्ट होता है इज डिडक्टेबल अलाउंस? जब वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत दिया जाए। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत अगर आपने ज़कात दिया तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। इसका मतलब है सर जी, अगर मैं अपने किसी मोहल्ले में मौजूद गरीब को ज़कात दूं तो फिर मुझे क्यों? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस ये नहीं कहता कि गरीब को ज़कात दो। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस कहता है सुपर गरीब को ज़कात दो, यानी हुकूमत को। ये भाई सिर्फ उसी वक्त डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा जब ज़कात आपने किसको दी होगी? 8 सोर्स ज़कात आपने पे की किसे? स्टेट को। गौर से सुनना मेरी बात। ज़कात सिर्फ उस वक्त डिडक्टेबल अलाउंस बनता है जब ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत दिया जाए। उसकी दो निशानियां हैं, एक 8 सोर्स कट गया, दो स्टेट को मिला। अब सुने, एक शख्स है, उसने कहा कि मैं ज़कात दे रहा हूं एक ऐसे बंदे को जो मुस्तहिक है ज़कात का। अगर स्टेट तुझे शक है ना कि मैं ज़कात नहीं दे रहा, ये ले वीडियो, ये देख वीडियो, ये जी आप FBR वाले देखो, ये बंदा है, ये भाईजान, ये गाइस, ये गरीब बंदा है, मैं और ये देखिए जी चेक नंबर मेरा, बुक ये लग रहा है चेक नंबर, ये देखिए सारा मैं इसको दे रहा हूँ, ये ले ज़कात। आपको ज़कात दिया मैंने? जी सर आपने ज़कात दिया, बड़ी मेहरबानी, आपके बच्चे जी हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये गाइस देखिएगा, अब मेरी बैंक स्टेटमेंट है, पहले देखें इतना बैलेंस था। अब मुझे बताओ
प्रूव हो गया वाकई उसने ज़कात दी, फिर भी उसे डिडक्टेबल अलाउंस नहीं दिया, क्योंकि नहीं, बेशक वेरीफाई, रुको रुको, देखिए एक तो वेरिफिकेशन का सीधा सीधा मसला है, क्या पता चले कि उसने वापस पैसे ले लिए, और मजे की बात ये होगी अगर हर ज़कात को डिडक्टेबल अलाउंस कर दिया जाए ना, तो मस्जिदें खाली होंगी मगर हर घर में ज़काती होगा, नमाज पढ़े ना पढ़े सब ज़कात दे रहे होंगे। सर मैंने ज़कात दिया, अच्छा स्टेट पूछेगी ना, चलो मैं बिहार का बताऊं, मैं पूछूंगा अच्छा चलो मुझे बताओ तूने ज़कात दिया तो किसको दिया, वो कहेगा सर देखें ज़कात जो होता है ना उसके लिए हुक्म है कि एक हाथ से दो दूसरे को ना पता चले। आपको पागल हो गए हो, मैं आपको बताऊंगा नहीं बताऊंगा, ओके गवर्नमेंट भी यही करती। तो इसीलिए यहाँ पे जिस ज़कात का जिक्र है ज़कात नशर ऑर्डिनेंस वाला है, और ज़कात नशर ऑर्डिनेंस को क्यों कंडीशन रखी है बेटा, इसलिए रखी है क्योंकि स्टेट कहती है, गौर से सुनो, अब गौर से सुनो लॉजिक, कि चूंकि तुम मुझे किसी और अकाउंट में टैक्स दे चुके हो, गौर से सुनो, क्योंकि तुम मुझे किसी और अकाउंट में टैक्स दे चुके हो, मैं तुम्हारा इनकम टैक्स कम कर रहा हूं, क्योंकि ये स्टेट को ही पैसे दिए थे और ज़कात भी टैक्स है, इसलिए बंदे का फायदा हो गया ना यार, बंदे का टैक्स कम हो गया ना, वो पैसे जो ज़कात के तुमने दिए वहां पे, वो इन अ वे आपका इनकम टैक्स कम कर रहा है। आई बात समझ, तो गौर से सुनना बेटा, डिडक्टेबल अलाउंसेस है 3, डिडक्टेबल अलाउंसेस है 3, कौन से 3 है बाकी बाद में हम पढ़ेंगे, गौर से सुनना, मजाक नहीं करूंगा सच्ची बात करूंगा। क्या, सबसे पहले ज़कात, कौन सा, जो ज़कात है नशूर, दूसरा WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, नहीं ये वर्कर वेलफेयर फंड, WPPF वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये वो पेमेंट्स हैं जो टैक्स पेयर करनी होती हैं, वो अभी ये बाद में डिटेल आएगी इसकी, WWF की और WPPF की बाद में आएगी, ये पेमेंट भी स्टेट लेती है, वर्कर वेलफेयर फंड भी स्टेट का है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड भी स्टेट का है, इन तीनों में जब पेमेंट करते हैं तो हम स्टेट को पैसे दे रहे होते हैं, तो स्टेट कहती है चूंकि तुमने मैंडेटरी पैसे मुझे दिए हैं, ज़कात की नेचर के, जो टैक्स है, फी के नेचर के, कंट्रीब्यूशन के नेचर के, तो चूंकि तुमने पैसे देने ही देने थे मुझे अंडर द लॉ, और तीनों का लॉ बना हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारा इनकम टैक्स कम करता हूं, क्या नाम रख के, लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया हूं बेटा, नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम से, नेट टोटल इनकम से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होता है, मगर याद रखना कभी भी ये इस अमाउंट को 0 से नीचे नहीं ले जाएगा, ये मिटा रहा हूं बेटा, ये देखिए सपोज कर लो हमारा नेट टोटल इनकम 100 है और ये 120 है, माइनस हो रहा है 120, तो माइनस करते वक्त ये कहते हैं ये अमाउंट कभी भी नेगेटिव में नहीं लेके जा सकता, इसे अगले आने वाले अमाउंट को, अगला अमाउंट है बेटा आपका टैक्सेबल इनकम, यानी फायदा तो दे रहा है मगर दुनियावी, अगले साल का नहीं, उखरवी नहीं, इस साल फायदा ले लो, मसलन क्या, अगर ये 80 हो तो रिजल्टिंग क्या होगा 20, ये तो सही है, ये तो हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि आपका ये अमाउंट यूं माइनस करो और यहां पे -10 आए, नहीं ये नहीं हो सकता, यहां क्या होगा बताओ, 0 0, यानी डिडक्टेबल अलाउंस कभी भी टैक्सेबल इनकम को बिलो 0 नहीं लेके जा सकता, ताकि अगले साल कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए, अगर ज्यादा हो गया तो लेप्स हो जाएगा, फायदा इसी साल मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अब मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, गौर से सुनना, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ईशल ठीक है, अब मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा, आपने अब जो सीखा है ना, ये जो कुछ सीखा है, दिस इज दी कोर्स, दिस इज एवरीथिंग इन दी कोर्स, मोर और लेस दिस इज दी कोर्स, ये है आपका इनकम टैक्स, राइट। अब इस पे क्या लगेगा बेटा, रेट लगेगा, राइट। अब मैं ना क्विकली चाहता हूं कि हम जो कि टाइम के हिसाब से जा रहे होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी आज हमने, एक दफा मुझे रिवाइज करके दो ताकि मैं आगे ले जाऊं आपको। सबसे पहले बताएं क्या है, इनकम इज क्लासिफाइड इनटू कौन से,
सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और हर हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? अमाउंट चार्जेबल से क्या लेस करते हैं सिवाय, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद और क्या मिलेगा, फिर क्या करते हैं, रिजल्टिंग अमाउंट क्या कहलाता है, फिर क्या करेंगे, कितने हैं, कौन से, ज़कात, उसके बाद क्या मिला, इस पे क्या अप्लाई करेंगे, जो आपके पास टेबल से रेट। ठीक है, अब एक वर्किंग करते हैं बेटा तवज्जो से जरा, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये चीजें समझ आ गई। लेट सपोज बेटा सैलरी का अमाउंट है हमारा, सपोज कर लो 18 लाख। ठीक है बेटा, ये आपने जरा तवज्जो करनी है बेटा, 18 लाख। ओके, बिल्कुल सही है। डिडक्शंस मिलेंगी बेटा? नहीं, यही क्या मिल गया, इनकम अंडर द हेड। अच्छा एक बात सुनिएगा बेटा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इस इनकम अंडर द हेड को उस कॉलम से जिसमें वर्किंग चल रही होगी एक कॉलम आगे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? ताकि एडअप करना आसान हो, टोटल यहाँ आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ जो लिखोगे ना, टोटल करने के बजाय एक कॉलम आगे करेंगे ताकि हमें ऐड करना आसान है। चले, दूसरा मेरी प्रॉपर्टी इनकम थी, और प्रॉपर्टी इनकम का मेरे पास जो टोटल अमाउंट था, नेट इनकम यहाँ पे कैसे आएगी, यहां से मैंने कमाया था से 8 लाख रुपए, और 8 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए मेरा एक्सपेंस हो गया, तो नेट टोटल इनकम मेरी क्या आ गई, 2 लाख रुपए। मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं आगे चल के इसको ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये आपके 2 लाख रुपए आ गए। ठीक है, और इसी तरीके से मेरी यहाँ अदर सोर्स की इनकम थी, पांचों हेड में होना जरूरी नहीं है, वो 1 लाख रुपए था, और यहाँ पे कोई इसके लिए एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ, वो पूरी 1 लाख रुपए की इनकम मेरे लिए क्या बन गई, मेरी इनकम बन गई। यहाँ पे ये अगला कॉलम है, ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितने हेड्स की इनकम थी मेरी? क्या जरूरी है पांचों हेड्स हो? नहीं। अब मुझे सम ऑफ ऑल हेड्स बताओ। अच्छा एक सेकंड, ये आगे चला गया बेटा, ओके ओके बेटा, कॉलम आगे चला गया, हाँ भाई ये आ गया। अच्छा जी बताएं क्या हुआ, ये मेरी 18, ये 2 और प्लस, ओके ऐड कर लें ऑनलाइन बच्चों, 21। ये क्या है 21 बेटा? ओके, मेरी एग्जाम्प्ट इनकम थी बेटा, सपोज कर लो 4 लाख, क्या करूं, 4 लाख ऐड करो। ये गिवन होगा ना सवाल में, एग्जाम इनकम बताई हुई होगी, यहाँ आप पढ़ चुके होंगे। क्या करूं बेटा? दोनों को ऐड करूं, क्या कहलाएगा? अब क्या करूं बेटा? लेस करूंगा। क्या लेस करूंगा? 4 लाख, तो वही इनकम आ गई। अच्छा डिडक्टेबल अलाउंस कोई नहीं है, इस मैंने कोई ज़कात नहीं दी, कुछ नहीं है। अब बताओ क्या बना? 21 लाख। सही है। अब आप 21 लाख में सबसे पहला फतवा लगाओ, क्या है? शाबाश, जबरदस्त। पहले ये देखो सैलरीड है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? टोटल कितनी है? 21। सैलरी से कितनी है, कितनी परसेंट बनी? 85, मतलब सैलरीड पर्सन है। रेट कौन से लगेंगे? जाओ भाई सैलरीड के रेट लगाओ, खोलो भाई टेबल, जाओ बच्चों देखो भाई सैलरी का आपके पास। अब आपने तवज्जो से सबसे पहले देखना है 21 लाख किस ब्रैकेट में आते हैं। पहले बेटा 21 लाख का ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट रेट अप्लाई करना सीखो, और जाके फिर अब्बा को करो सरप्राइज। ठीक है, पहले बोलो उसको फ्रीज, फिर उसकी सैलरी स्लिप निकालो जेब से, फिर कैलकुलेशन करके उसको अनफ्रीज करो। ठीक है, वो थप्पड़ मारेगा, तूने कहते हैं टैक्स तो दे चुका था पहले ही मैं। ठीक है, अभी तुम दोबारा टैक्स करवाओगे मुझे। अच्छा बेटा कौन सा ब्रैकेट है? थर्ड ब्रैकेट है भाई, है थर्ड ब्रैकेट। देखो सारे बच्चे टेबल से ही अप्लाई करना बेटा। रुको 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 रुको, अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये है कि सबसे पहले टैक्स में फिक्स अमाउंट होता है गिवन, कोई अमाउंट फिक्स कर दिया गया, इतना तो दोगे। कितने?
15,000 तो देने ही देने तूने। अच्छा सर जी 15,000 देने, ओके। फिर क्या करोगे? कहता है 15,000। अब टैक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला बेटा देखिए क्या है, राइट साइड पे रेट ऑफ टैक्स है। कहता है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तरीकेकार क्या है। सबसे पहले इसको लिखते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्या लिखते हैं बेटा? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में पहले आता है फिक्स अमाउंट। कितना आया फिक्स अमाउंट? 15,000। लिखो 15,000 प्लस कितना आएगा? वो यहां आएगा, जितना भी अमाउंट आएगा ना प्लस। वो कैसे प्लस आएगा? कहता है उसके लिए गौर से देखो बेटा, यहां हम लाएंगे प्लस। जितना भी प्लस आएगा मैं यहां लिखूंगा, ये मैं इसको शेड कर देता हूं बेटा, मैं यहां लिखूंगा प्लस। जो भी आएगा ऐड कर लेंगे, ये टैक्स बनेगा। मगर यहां अमाउंट कितना आएगा उसके लिए सबसे पहले बेटा ये अमाउंट टोटल उठाओ। ये उठाओ, पहले ये उठाओ जो आपका टैक्स है। फिर कहता है माइनस करो इससे। क्या माइनस करोगे बेटा? नहीं 12 क्यों? 12,000 नहीं तो 1,000 क्यों बोला तूने? माने पे अच्छा अच्छा मैंने बोला भाई 12 लाख रुपए का अमाउंट है जो इससे माइनस होगा। ओके माइनस होगा। इसका मतलब क्या है? गौर से देखना, गौर से। अगर तुम थोड़ा, मैं जल्दी कर रहा हूं मगर रिस्क लेना मेरा ख्याल है मेरी नेचर में है, तो लेट्स टेक रिस्क। कि समझ आया कि नहीं आया? अब इससे पिछले ब्रैकेट पे जाओ। इससे पिछला ब्रैकेट क्या है बेटा? पिछला ब्रैकेट, इससे पिछला ब्रैकेट होगा 2। नहीं नहीं रुको रुको रुको, इसका पिछला ब्रैकेट क्या है? 2। 12। अगर तुम बेटा एक बात देखो, इससे पिछला ब्रैकेट है उसमें 12 लाख तक है, करेक्ट? 6 लाख का 2.5% तो निकालो। ये चीज, ये चीज मेरे अजीज, ये चीज जरा देख तो सही। वो कहता है ये वो टैक्स है जो 12 लाख पे लगा। ओके 12 लाख पे फिक्स में पहले ही कैलकुलेट करके दे रहा हूं, ये मेहनत ना कर तू। ये तो इतना तो बनता ही। पता है 12 कैसे बना? देखो 12 पिछले 12 थे ना, पिछले 12, पिछले ब्रैकेट में जो 12 है उसमें से 6 पे तो माफी थी। 6 को छोड़ दो, कितने रह गए? 6 लाख। उसका 2.5% का रेट था। 2.5% निकालोगे क्या बनेगा? ये 15 बनेगा। तो 15 का मतलब ये वो टैक्स है जो 12 लाख तक है। तो 12 लाख तक चूंकि पहले ही तुम 15 दे रहे हो तो इसको मैं माइनस कर रहा हूं। माइनस करके बाकी क्या बचा? बाकी ये बचा इतना। इस पे क्या रेट लगाओगे? कितना रेट? ये रेट देखो आगे रेट क्या लिखा है? 12.5%। आगे रेट भी लिखा है। एक्सीडिंग अमाउंट पे 12.5% लगाओ तो कितना बना? कितना बना? इस पे हम लगा रहे हैं क्या? 0.125। देखो कितना बना। अब दोनों को मिला लो, दोनों को मिला लो बेटा, ये हो गया पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आपकी आ गई टैक्स लायबिलिटी। क्या आज आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना आ गई? आर यू श्योर? ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। अब एक कैलकुलेशन तुम करके दिखाओ तो मानूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। करो कैलकुलेशन एक, करो भाई कैलकुलेशन। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल भाई, ये दूसरा सवाल बना रहा हूं इधर। क्या देखोगे? ये हाँ देखो, ये टाइम किल कर रहा है ताकि टाइम खत्म हो जाए ना। अच्छा ये शीट शेयर कर दूंगा ना यार, अभी लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो बेटा। अच्छा बेटा ऑनलाइन वालों समझ आ गया? क्या तुम गवाही देते हो कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया आज? अब मैं गवाही नहीं दूंगा जब तक कि तुम पूरा नहीं करोगे। अब तुम्हारा क्या होगा? ये देखो बेटा, अगर आपकी इनकम थी 35 लाख, महीने की नहीं है, खुश ना हो, सालाना इनकम है 35। किस हेड की इनकम है 35? सैलरी की। लिखो भाई सैलरी की 35, सैलरी की 35। और आसान कर देता हूं, अदर सोर्स की लिख देता हूं 5। चलो भाई, मुझे कैलकुलेट करके नहीं दिखाओगे ना तो मैं आज जाने नहीं दूंगा तुम्हें। वैसे मेरी अगली क्लास है, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम इधर ही बैठोगे। करो भाई कैलकुलेट बेटा टैक्स लायबिलिटीज की। सैलरी के 35 लाख और अदर सोर्स के 5 लाख। जी मेरा बच्चा आफ्ताब, करो भाई कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। शहजादो, नो, नो डिडक्शंस, जीरो डिडक्शंस।
अच्छा जी, यहाँ आ जाएं। सबसे पहले सैलरी में नो डिडक्शंस, तो सर सेम बन गया सैलरी का इनकम अंडर द हेड। इसमें भी हमने डिडक्शंस कहा है, कुछ नहीं, एक्सपेंस ही नहीं हुआ। ये सर हो गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर जी अगर इसको टोटल करना है तो बनेगा सम, और वो बनता है 40। अच्छा, एग्जेम्प्ट इनकम इसमें नहीं थी, तो सारा क्या बन गया, टोटल इनकम, और जीरो होने की वजह से वही नेट टोटल इनकम। डिडक्टेबल अलाउंस कोई नहीं है इस सवाल में, इस वजह से 40। अब इसका रेट कैसे लगेगा, ब्रैकेट देखिए कौन सा है, सैलरीड पर्सन है, ओके 40, पांचवा, अच्छा रुको बेटा, पांचवें ब्रैकेट में फिक्स अमाउंट कितना है, फिक्स अमाउंट है 435,000, ओके। अच्छा, एक्सीडिंग अमाउंट के लिए मुझे चाहिए टोटल उठाया, अच्छा जी टोटल उठा लिया, माइनस क्या करूंगा 36 लाख, और मुझे इसकी वजह से एक्सीडिंग अमाउंट मिल जाएगा, ये उठाया माइनस किया, ये एक्सीडिंग, एक्सीडिंग पे क्या रेट होगा, कितना परसेंट, 275, सही है, ऐड कर लो, ये है आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो आपने आज इस मेथड से एक ऐसी बात सीखी जो कि आम तौर पे आखिरी क्लास में भी बच्चे नहीं कर पाते। मैं आपको एक इस दफा नए तरीके से सिखा रहा हूं। आई एम शोइंग यू द लार्जर पिक्चर फर्स्ट, फिर उस लार्जर पिक्चर में से स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट। तो उसमें लार्जर पिक्चर को दिखाने के बाद में वन बाय वन कवर करूंगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको थोड़ा सा आज होपफुली थोड़ा सा लेट नाइट एक शीट शेयर करूंगा ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहना। और आज मैंने एक सीक्रेट शेयर किया था, याद है, कल ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव नहीं है, हाँ रजिया खाली, ओहो बेटा वाह, हमने पता चल गया रजिया खाला किधर है, इसको लगा लो दीवार पे। टेक्स्ट पास करना है ना तो उसकी बस पिक्चर बना के दीवार पे लगाओ कि मैंने ये नहीं बनना, रजिया खाला, राइट, उस पे क्रॉस डाल के रेंजर डाल। अच्छा बेटा, हाँ ठीक ठीक, टीटी लावा। अच्छा यार, वो जो लावा है ना भाईजान, लाहौर दा बाबा अख्तर, अच्छा उसका मुंह बहुत खूबसूरत है यार, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल, मैं करके खाऊंगा तुम्हें, ठीक है, बहुत खूबसूरत। फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था मुझे लगा नॉनसेंस, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने कहा लोग इतने भी बीप बीप हो सकते, बेवकूफ, समझ गए। फिर क्या हुआ, मुझे वो इतना मासूम बहुत प्यारा इंसान है यार। एक बात सुनो, टेक योर लाइफ लाइटली, लाइटली, जिंदगी को टेंशन नहीं लो बेटा, जिंदगी की बेहतरीन सक्सेस की सुना रहा हूं, सुन लो। आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूं, इसीलिए मुझे कुछ चीजें सीखने को मिली हैं, तो आपको सिखा रहा हूं। जिंदगी में खुश रहना है ना, तो सीक्रेट टू हैप्पीनेस की सुन लो, द बेस्ट की इन द लाइफ, इसकी फर्क पैदा है, यस ट्रूली, मजाक नहीं, की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा है यार। एंजॉय जिंदगी में, अगर तुम परेशान होने की आदत डालोगे, सक्सेसफुल होके भी एंजॉय नहीं कर सकोगे, परेशान रहोगे। तो छोटी छोटी खुशियां हैं, इन छोटी छोटी खुशियों में ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो अब भाईजान दूसरा भी लावा आ चुका है, टीटी लावा, बस थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है, वो बस मुकम्मल हो जाए तो आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, चाहत फतेह भी बहुत अच्छा है। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, इस तरह है, मैं आपको इसकी शीट शेयर करूंगा ग्रुप पे, ताकि आप 5-6 सवालात और कर सको, आपको समझ आ जाए सारे कॉन्सेप्ट्स। कुछ में एग्जाम्पशंस होगी, किसी में डिडक्टेबल अलाउंस डाल दूंगा, वो मैंने अभी शेयर करनी है आपके साथ। कल की क्लास, कल क्लास नहीं है,
कल CSS का सेशन है उन CA के बच्चों के लिए जो कभी भी CSS के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह ये बनी क्योंकि मैं देखता था सोशल मीडिया पे बच्चे, बहुत खास तौर पे जो हमारे ऑनलाइन के बच्चे हैं पंजाब साइड के, बहुत इसमें था कि CSS करें ना करें। मैं खामोश रहता था कि छोड़ो यार, ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। फिर मैंने कहा यार, ये डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है ना, ये बच्चे बड़े मुझे परेशान लगे, हकीकत भी है, होना भी चाहिए। तो उसमें मुझे लगा कि इनके ये अब फर्ज बनता है कि हम खामोशी अब गलत है, अब खामोशी गलत है, अब करना चाहिए। तो व्हाट आई डिड बॉस के मैंने शेयर किया एक ग्रुप पे कि जी मैं, अगर आप, आई एम ए CSS ऑफिसर और मैं आपको, तो इतना मैसिव रिस्पॉन्स था, 1000 से ऊपर बच्चा कोई अब तक आ चुका है ग्रुप के अंदर कि हम ये इंटरेस्टेड है इसमें, ग्रुप के में, यानी इसमें जो सेशन है। तो मैं ना बेटा इस तरह है, कल वो सेशन रखा होगा, घर पे आप देखना चाहें, यहाँ आना चाहें, आपकी मर्जी, बट सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता चले, आपके लिए नहीं है, आप CA में अभी अच्छे हो, आप इसको नहीं, मगर अगर सुनना चाहो तो बेटा आपको पता चल जाएगा कि ये किसी आपकी फैमिली मेंबर के लिए, या आपको कभी अगर हो तो CSS में कुछ नहीं जाता तुम्हारा, लूज कुछ नहीं होगा। और मैं अभी बताऊं, आपके लिए बहुत आसान हो चुका है, CA के बच्चे के लिए सबसे आसान है कंपेयर टू ऑल अदर्स CSS करना। और उसके लिए मैं वजह बताऊं क्या थी। वजह यह थी कि पहले उसके 2-3 सब्जेक्ट बड़े मुश्किल थे, 12 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, मगर वो पाकिस्तान का सबसे मुश्किल है। मैंने खुद जब किया था तो आखिर में हालत पता है क्या होती, जब 12वां पेपर दिया ना मैंने, आखिरी पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पेपर अच्छे हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गया, मैंने कभी भी दोबारा एग्जाम नहीं दिया। मैं अपनी बैच का यंगेस्ट बंदा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये एक बड़ी कामयाबी थी मेरी जिंदगी के लिए। तो आखिर में हालत ये हो जाती है, बंदा इतना पक गया था कि मेरा दिल कर रहा था सारी किताबें एक जगह रख के उन पे पहले जंप मारूं, और फिर कोई इधर फेंकूं रॉकेट की तरह, कोई इसके घर में गिरे, कोई उसके घर में गिरे, ऐसी हालत हो गई थी। और फिर मैंने नियत की थी कि अगले 2 साल किताबों को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस खत्म। अब इतना बंदा, इतना मुश्किल एग्जाम समझा जाता था भी। मगर पता है रिसेंटली टेक्नोलॉजी ने कमाल किया है, कमाल। मैं रोज काम कर रहा होता हूँ ना, तो मेरी बीवी आके, हाँ GPT पे बैठे हो ना, तो अब मेरी वाइफ को ना उससे चिढ़ होना शुरू हो गई है, ठीक है ना, और अपन को खुशी होना शुरू हो गई है। ओके, तो ये इतना फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है, मैं बैठ के ना उससे इतना कुछ, मैं बेसिकली उस टेक्नोलॉजी को समझ रहा होता हूँ कि उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या कैपेसिटी है बेटा। इट इज, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इट इज फैसिनेटिंग। मैं उसे प्ले कर रहा होता हूँ, डेटा दिया, बगैर इंस्ट्रक्शन दिए बोला मेक अ टेबल बना दिया। यार कैसे उसने उसको समझा। मैं टेक्नोलॉजी समझने के लिए सीख रहा हूं, बट मैं आपको बताऊं आप यूज करने के लिए, मैंने पता है क्या क्या, CSS के इंग्लिश का पेपर, और उसमें प्रेसी बहुत मुश्किल होती है, जान निकाल देती है, बंदा ना मर के तैयारी करता है। मैंने इसी अभी पिछले दिनों मैंने CSS का एक पेपर उठाया जो मेरे अटेम्प्ट का था, और मैंने खुद वो प्रेसी अटेम्प्ट करके पास की थी। जब मैंने उसको कहा ना मेकअप प्रेसी इन 120 वर्ड्स, उसने कमाल कर दी, का इतनी खूबसूरत उसका जवाब लिखा। तो मैंने कहा यार अब तो CSS आसान हो गया, हमें तो कोई नहीं सिखाता था, हमें तो किसी ने जवाब नहीं बनाया। मैंने गलत अंग्रेजी लिख के, जहां इन होता है वहां मैंने विथ लिख दिया, फ्रेजल वर्ब्स, और मैंने कहा प्लीज करेक्ट या प्लीज सजेस्ट, इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट। उसने कहा नो इट इज नॉट, और करेक्ट करके दिया। यार फैसिनेटिंग। आपको कभी भी जिंदगी में अगर किसी को भी, तो मैं ये टेक्निक सिखाऊंगा CA के बच्चे को। 400 मार्क्स ऑप्शनल पेपर होते हैं, उसके 400 मार्क्स आपके CA से। अकाउंटिंग का पेपर ऐसा है कि आप CA वाले बच्चे 200 मार्क्स का पेपर होता है बेटा, बाकी किसी सब्जेक्ट में मुमकिन नहीं है कि बच्चा 180 मार्क्स ले ले, नहीं मुमकिन। CSS में 180, अकाउंटिंग में 190 195 बच्चों ने लिए, क्योंकि ऐसा बच्चों वाला पेपर है कि तुम राइट हैंडेड हो ना, लेफ्ट हैंड से करके आ सकते हो। और मेरा कोई स्टूडेंट अगर इसने इसमें 150 से कम नंबर लिए ना कभी, और मुझे पता चला, मैं उसको आके 2 कान के मार के जाऊंगा, लानत तेरी शक्ल पे, तू धब्बा है मेरे नाम पे।
इतना आसान पेपर है, और बाकी सीएसएस के पेपर जान निकाल देते हैं। अकाउंटिंग इतना आसान है, मर्केंटाइल लॉ है उसमें। तो कल का सेशन अगर आपको टाइम मिले देख लीजिएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। उसमें सीएसएस और इसका बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। 5:30 पे ऑन कैंपस भी है, ऑनलाइन भी, आपकी मर्जी है। वैसे आप लोगों के लिए है नहीं, वो उन बच्चों के लिए है जो खासतौर पर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए परेशान है या सीए को किसी वजह से ड्रॉप करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इंशाल्लाह यहाँ से हम अगली क्लास में। जी बेटा, नहीं मैं बेटा पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड इसलिए करूंगा कि ताकि कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो आप कर सकें। मैं अभी बीच में बेटा एक पेज पढ़ाया था, बट उसका टाइम नहीं मिलता। मैं सिर्फ टैक्सेशन और वो एक टैक्स की क्वालिफिकेशन है सीएटी, सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स, को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन पे। ठीक है सर, क्लास का लिंक ग्रुप पे शेयर कर दें। जी बेटा मैं करता हूँ। चाक पताली जिंदाबाद। सर मेरा कल का क्वेश्चन ये था कि स्पेशल टैक्स ईयर के बाद आने वाले कैलेंडर ईयर में जून 30 फॉल करता है तो वो टैक्स ईयर कहलाएगा? नहीं बेटा, जब स्पेशल टैक्स ईयर हो गया ना तो हमेशा वही रहेगा जब तक कि वो ट्रांसफर ना कराए। आफ्ताब, जुलाई टू जून अब इसका नहीं होगा। अगर इसका स्पेशल टैक्स ईयर है तो वही रहेगा, अनलेस वो